हेलो फ्रेंड्स, नमस्कार, गुड मॉर्निंग। तो जैसा कि आपको पता है कि आज है 12 मई। ठीक है। तो 12 मई से संबंधित जो भी करंट अफेयर है उसको मैं यहाँ पे बताऊंगा। ठीक है। और जो कल का करंट अफेयर है यानी कि 11 मई का, उसको भी मैं आपको रिवीजन करा दूंगा। ठीक है। तो देरी न करते हुए आइए शुरू करते हैं। आपका स्वागत है CSK CM क्लासेज में। तो क्लास शुरू करने से पहले मैं आपको बता दूं कि वीडियो अगर आपको अच्छी लग रही हो और इसे कंटेंट अच्छा पसंद आ रहा हो तो आप इसको लाइक शेयर सब्सक्राइब कर सकते हैं, अपने दोस्तों को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। ठीक है। तो आइए शुरू करते हैं। आपका पहला प्रश्न है, पुरुषों की विश्व मुक्केबाजी चैंपियनशिप का आयोजन हुआ है। ठीक है। कहाँ पे हुआ ये आयोजन, ये आपको बताना है। ओके। तो विश्व मुक्केबाजी चैंपियनशिप हो रहा है पुरुषों का, तो कहाँ पे ये आयोजन है? क्या ताशकंद के उज्बेकिस्तान में हुआ, या दिल्ली में हुआ, या जिनेवा में हुआ, या पेरिस में हुआ? तो इसका सही जवाब है ताशकंद उज्बेकिस्तान में पुरुषों की विश्व मुक्केबाजी चैंपियनशिप का आयोजन हुआ है। ठीक है। ये देखिए अपना सुंदर भारत है और इधर आपको दिखेगा उज्बेकिस्तान। ठीक है। तो ये उज्बेकिस्तान में है ताशकंद। ठीक है। आगे चलें। तो ये देखिए ये 3 लोग हैं। ठीक है। एक है दीपक भूरिया जी। ठीक है। एक है मोहम्मद हसमुद्दीन जी और एक है निशांत देव। ये तीनों लोगों ने वहाँ पे मेडल जीता है। इनको प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी ने भी इनकी प्रशंसा की है। ठीक है। इनको सम्मानित करने की बात कही है। ठीक है। तो ये पहली बार हुआ है कि 3 लोग एक साथ मेडल जीते हैं, तो इस बात को आप ध्यान रखेंगे। आगे चलें। हाल ही में केंद्र सरकार ने तुंगनाथ मंदिर को राष्ट्रीय स्मारक घोषित करने के लिए अधिसूचना जारी किया है। तो तुंगनाथ मंदिर किस राज्य में, ये आपको बताना है। तो राष्ट्रीय स्मारक घोषित क्यों किया जाता है? क्योंकि अगर कोई भी स्थान, कोई भी मंदिर, ठीक है, एज लाइक जैसे कि आप तुंगनाथ मंदिर की बात कर ले, ये आपको मैं सही जवाब दे रहा हूँ, ये उत्तराखंड में है। तो राष्ट्रीय स्मारक क्यों घोषित किया जाता है? यानी कि ये बहुत ही इम्पोर्टेंट होता है, हिस्टोरिकली बहुत ही इम्पोर्टेंट होता है, जियोग्राफिकली बहुत ही इम्पोर्टेंट होता है, यानी कि भौगोलिक स्थिति इसकी बहुत इम्पोर्टेंट होता है। तो ये भारत देश के लिए या जिस देश का राष्ट्रीय स्मारक घोषित किया जाता है उस देश के लिए वो बहुत ही स्मृति भरा होता है, जिसको आप हमेशा याद ही रखना चाहिए। ठीक है। तो इस टाइप के जो मॉन्यूमेंट्स होते हैं उनको राष्ट्रीय स्मारक घोषित किया जाता है। तुंगनाथ मंदिर आपको उत्तराखंड में देखने को मिल जाएगा। ठीक है। और ये मंदिर, जो तुंगनाथ मंदिर है जो उत्तराखंड में आपको देखने को मिलेगा, ये भगवान शिव से संबंधित है। ये भी आप थोड़ा सा ध्यान रखेंगे। आगे चले तो भारत के किस राज्य में पहली पॉड टैक्सी, ठीक है, जिसे POD कहते हैं, पॉड टैक्सी चलाने की योजना सामने आई है? मतलब वहाँ पे पॉड टैक्सी चलाई जाएगी, भारत की पहली होगी। ठीक है। इस तरह की बात की जा रही है, रिपोर्ट सामने आ रही हैं। तो इसका सही जवाब है उत्तर प्रदेश। ठीक है। उत्तर प्रदेश ऐसा पहला राज्य बनेगा जहाँ पे पॉड टैक्सी चलाई जाएंगी। ये देखिए पॉड टैक्सी का एक नज़ारा है। ठीक है। और पॉड की फुल फॉर्म नॉर्मली बात करें इसका तो पर्सनल रैपिड ट्रांजिट होता है। ठीक है। मतलब इसमें कम से कम 12 से इसमें कम से कम 6 से 8 लोग बैठ सकते हैं और 12 से 13 लोग स्टैंडिंग पोजीशन में इसमें यात्रा कर सकते हैं। ठीक है। ये सब किस लिए बनाया जा रहा है? क्योंकि जो ट्रैफिक हो रहा है, इतना ज़्यादा ट्रैफिक होता है, ट्रैफिक से इतना पोल्यूशन होता है, तो इस सब चीज़ को रोकने के लिए इस तरह से इनका मतलब निर्माण किया जा रहा है, पॉड टैक्सी लाई जा रही है। पॉड टैक्सी क्या होगा, ये मान लीजिए एक पिलर बनाया जाएगा, एक यहाँ से पिलर होगा, तो ये ऊपर ऊपर पॉड टैक्सी चलेगी, नीचे सड़क होगी। ठीक है। जिस आम वाहन चलने के लिए, तो इस तरह से कुछ इसका नज़ारा होगा जैसे मेट्रो ट्रेन का होता है। ठीक है। तो पहली पॉड टैक्सी आपको उत्तर प्रदेश में देखने को मिल जाएगी। और कहाँ से कहाँ तक? तो नोएडा, ठीक है, उत्तर प्रदेश का जो नोएडा सेक्टर है वहाँ से लेके जो फिल्म सिटी है वहाँ तक चलेगी। ठीक है। आगे चलें तो 3 से 10 मई तक इंडो थाई कॉर्पेट 2023 का आयोजन कहाँ किया गया, ये आपको बताना है। ठीक है। कॉर्पेट का मतलब क्या होता है? तो अगर मैं कॉर्पेट की बात करूँ तो कॉर्पेट का मतलब होता है कोऑर्डिनेट। ठीक है। कोऑर्डिनेट पेट्रोलिंग। ठीक है। कोऑर्डिनेट पेट्रोलिंग इसका फुल फॉर्म होता है कॉर्पेट का। तो इस बात का थोड़ा सा आप ध्यान रखेंगे। तो इंडो थाई कॉर्पेट अभ्यास 2023 का आयोजन कहाँ होगा, ये आपको बताना है। ये आपके ऑप्शन है और इसका सही जवाब है अंडमान सागर में। ठीक है। तो अंडमान सागर कहाँ देखने को मिलेगा? ये देखिए बे ऑफ बंगाल है और ये है अपना सुंदर भारत। इधर बे ऑफ बंगाल, बंगाल की खाड़ी दिखेगी और यहाँ पे दिखेगा आपको अंडमान सागर। ठीक है। और यहाँ पे है थाईलैंड।
ओके, तो ये आप लोकेशन ध्यान रखेंगे। आगे चले, अगला प्रश्न है कि सीपेक यानी कि सीपेक चाइना, ठीक है, चाइना पाकिस्तान इकोनॉमिक कॉरिडोर, सीपेक की बात हो रही है। तो कह रहा है कि निम्नलिखित में से किस देश में विस्तारित करने की बात की जा रही है सीपेक को, ठीक है। तो अभी अगर सीपेक की बात करें तो ये चाइना और पाकिस्तान में बन रहा था इकोनॉमिक कॉरिडोर, तो एक और देश को इसमें ऐड किया जा रहा है। तो चाइना पाकिस्तान तो पहले से ही है, अब अफगानिस्तान को भी इसमें ऐड किया जाएगा सीपेक में, ठीक है। हालांकि इस प्रोजेक्ट का भारत विरोध करता है क्योंकि ये अपना सुंदर भारत है। और देखिए ये जो इलाका है, ठीक है, जहाँ से ये सीपेक गुजर रहा है, यहाँ से ये POK वाला एरिया है, यानी कि जो डिस्प्यूटेड एरिया है भारत और पाकिस्तान में, ठीक है, वहाँ से ये सीपेक जाता है, तो भारत इसका विरोध करता है। सीपेक जो है जो चाइना के जिंजियांग प्रांत है वहाँ से होते हुए ये POK से होते हुए पाकिस्तान होते हुए ग्वादर पोर्ट तक जाएगा, और इसको अब विस्तारित करने की बात की जा रही है। ये अफगानिस्तान तक इसकी विस्तार करने की बात की जा रही है, तो इस बात का ध्यान रखेंगे। अगला न्यूज है कि 19 से 23 मई 2023 के बीच, ठीक है, G7 की 49th यानी कि 49वीं बैठक होने जा रही है, समिट होने जा रही है। तो ये कहाँ पे होगी समिट 19 से 23 मई के बीच? तो ये आपके ऑप्शन है, इसका सही जवाब है जापान, ठीक है। जापान के हिरोशिमा में ये समिट होने वाली है, G7 की 49वीं समिट होगी अभी आने वाले 19 तारीख से 23 तारीख के बीच में, ठीक है। तो ये देखिए ये वर्ल्ड का मैप है, यहाँ अपना सुंदर भारत है, और इसके हम ईस्ट साइड जाएंगे तो यहाँ पे दिखेगा आपको जापान। इसको जूम करते हैं तो ये देखिए जापान है, और यहाँ पे है हिरोशिमा, ठीक है। इधर साउथ कोरिया, इधर नॉर्थ कोरिया। तो ये हिरोशिमा में G7 की 49th नंबर की बैठक होने वाली है, ठीक है। 49th नंबर की बैठक यहाँ होगी, तो 48th कहाँ हुई थी? तो जर्मनी में 48th हुई थी। आगे चले, G7 कंट्री की अगर बात कर लें तो देखिए G7 कंट्री में कौन कौन से देश आते हैं, ठीक है। इधर से आपको देखिए एशिया से आपको सिर्फ जापान देखने को मिलेगा, यूरोप से इटली मिलेगा, फ्रांस मिलेगा, फिर आपको इधर कनाडा मिल जाएगा नॉर्थ अमेरिका से, ठीक है। लेकिन जापान जो है एशिया से सिर्फ एकमात्र कंट्री जापान इसमें शामिल है, ठीक है। आपको इसमें USA भी मिलेगा और यूनाइटेड किंगडम भी मिलेगा, ओके। तो ये G7 है। अगर इसमें एक और ऐड कर दे तो ये रसिया, अगर इसमें ऐड करते तो G8 हो जाता है। फिलहाल ये रसिया अभी इसमें शामिल नहीं है, तो ये G7 है। इसमें भारत को शामिल करने की बात की जा रही है। एक टेलीग्राफ नाम की न्यूज एजेंसी है जो ये एडमिट की है कि भारत को इसमें शामिल कर लिया जाए। अगर भारत में इसमें शामिल होता है तो G8 हो जाएगा, ठीक है। और इसमें अगर 12 कंट्री और जोड़ दिया जाए तो ये G20 बन जाता है, ठीक है। जो G20 के देश थे इस समय भारत कर रहा है। अभी हाल ही में मानव और वन्य जीव संघर्ष और सह अस्तित्व पर अंतर्राष्ट्रीय सम्मेलन का आयोजन किया गया। तो ये सम्मेलन कहाँ हुआ ये आपको बताना है, ठीक है। तो इसका सही जवाब है ब्रिटेन के ऑक्सफोर्ड में ये सम्मेलन हुआ है, ठीक है। ब्रिटेन के ऑक्सफोर्ड में ये सम्मेलन हुआ है। वन्य जीव और मानव संघर्ष, ये देखिए एक वन्य जीव है जो मानव पर अटैक कर रहा है, और इधर मानव वन्य जीव पर अटैक कर रहे हैं। यहाँ यानी कि ये मार रहा है तो ऐसे हम लोग मर रहे हैं, और इस हम लोग को मारने से ये मर रहे हैं। तो ये संघर्ष ना हो, मानव और वन्य जीव के बीच ये संघर्ष ना हो, उसके ऊपर बात करने के लिए एक अंतर्राष्ट्रीय समिट हुई ब्रिटेन में, ठीक है, जिससे कि ये संघर्ष कम किया जा सके। तो अगर इस तरह के न्यूज आए तो मैं एक और प्रश्न इस पर बताना चाहूँगा जो हमेशा पूछा जाता है पर्यावरण को जोड़ के। पूछता है कि वन्य जीव संरक्षण अधिनियम कब लाया गया? तो 1972 में लाया गया। प्रोजेक्ट टाइगर कब लाया गया? 1973 में लाया गया। प्रोजेक्ट एलिफेंट कब लाया गया? तो 1992 में लाया गया। और जैव विविधता अधिनियम कब लाया गया? तो 2002 में लाया गया। अभी प्रोजेक्ट एलिफेंट के 30 वर्ष पूरे हो चुके हैं, ठीक है। प्रोजेक्ट एलिफेंट के 30 वर्ष पूरे हो चुके हैं। उस उपलक्ष्य में गज उत्सव का अनावरण किया गया असम के काजीरंगा में श्रीमती द्रौपदी मुर्मू जी जो हमारे राष्ट्रपति हैं उनके द्वारा। आगे चले, तो इंडिया जस्टिस रिपोर्ट 2022 की बात की जा रही है। बोला जा रहा है कि इसमें निम्नलिखित कथनों पर विचार करके बताना है कि कौन से कथन सत्य है। तो क्या यह पहली बार इंडिया जस्टिस रिपोर्ट 2019 में प्रकाशित की गई थी? सही है। बड़े और मध्यम प्रकार के राज्यों में न्याय वितरण के मामले में कर्नाटक क्या शीर्ष पे है? ये भी सही है। पर वह उत्तर प्रदेश अंतिम स्थान पे, यानी कि 18 राज्यों की सूची में उत्तर प्रदेश अंतिम स्थान पे, ठीक है, ये भी सही है। छोटे राज्यों में सिक्किम शीर्ष पर है,
ये भी सही है, यानी कि इसमें 1 2 3 तीनों सही है, तो ऑप्शन ए आपका सही हो जाएगा। ठीक है, आगे चलें। यह रिपोर्ट जो है सेंटर फॉर सोशल जस्टिस, कॉमन कॉज और कॉमनवेल्थ ह्यूमन राइट्स इनिशिएटिव के सहयोग से टाटा ट्रस्ट की एक पहल है। इसमें देखिए, इस रिपोर्ट में तो ये सब बताया गया कौन शीर्ष पे कौन नहीं है। एक इंफॉर्मेटिव न्यूज और देता हूँ, इसमें ये कहा गया कि 10 लाख की आबादी पर लगभग 50 जज होने चाहिए। ठीक है, कम से कम 50 जज तो होने चाहिए 10 लाख की आबादी पर, लेकिन अभी कितने हैं? 15 हैं। तो सोच लीजिए कितना तेज़ी से केसों का निपटारा होगा, इतने कम जज है तो टाइम तो लगेगा ही। ठीक है, आगे चले। तो निम्नलिखित कथनों में से ये बताना है कौन सा कथन सही है। ठीक है, एशिया के सबसे बड़े अंतर्राष्ट्रीय खाद्य और आतिथ्य मेला आहार 2023 का आयोजन दिल्ली में हुआ, क्या सही है? हाँ सही है। मेथनॉल से चलने वाली बसों का अनावरण बेंगलुरु में किया गया, ये भी सही है। और सुरेखा यादव एशिया की पहली महिला लोकोमोटिव पायलट बनी है, तो ये भी सही है। यानी कि तीनों कथन 1 2 3 सही है, यानी कि ऑप्शन ए इसका सही है। ठीक है, ये देखिए आहार मेला जो है नई दिल्ली में आयोजित किया, बेंगलुरु में आपको मेथनॉल बसेज का अनावरण किया गया। और ये हैं सुरेखा यादव जी जो फर्स्ट वुमेन लोको पायलट बनी है। ठीक है, आगे चलें। तो आइए कल 11 तारीख है उसका रिवीजन कर लेते हैं। ठीक है, मिशन अमृत सरोवर के संदर्भ में लिखित कौन सा कथन सत्य है, ये आपको बताना है। इसकी शुरुआत 24 अप्रैल पंचायती राज दिवस 2022 को की गई थी, तो सही जवाब है। इस मिशन के तहत 15 अगस्त 2023 तक 50,000 अमृत सरोवरों का निर्माण का लक्ष्य रखा गया था, ये भी सही है। और इस मिशन का उद्देश्य आज़ादी के अमृत महोत्सव के अवसर पर देश के हर जिले में कम से कम 75 अमृत सरोवरों का निर्माण करना है, तो ये भी सही है। ठीक है, तो इसका सही जवाब है 1 2 3, यानी कि ऑप्शन सी इसका सही जवाब है। ठीक है, राष्ट्रीय प्रौद्योगिकी दिवस कब मनाया जाता है? तो 11 मई को राष्ट्रीय प्रौद्योगिकी दिवस मनाया जाता है। आपको पता होगा कि 1998 में पोखरण जो परीक्षण हुआ था 11 मई को हुआ था, तो उनमें जो वैज्ञानिक शामिल थे, जो टेक्नोलॉजिस्ट शामिल थे, उनके याद में ये उनको सम्मानित करने के लिए 11 मई को हर साल प्रौद्योगिकी दिवस मनाया जाता है राष्ट्रीय। अगला न्यूज है कि दूध में मिलावट का पता लगाने के लिए पेपर बेस्ड पोर्टेबल डिवाइस किस आईआईटी ने विकसित किया था? तो आईआईटी मद्रास ने ऐसा विकसित किया था। और 30 सेकेंड में, ठीक है, 30 सेकेंड में ये पता लगा लेगा कि उसमें कितने मात्रा में साबुन मिला है, यानी सॉप मिला है, कितने मात्रा में यूरिया मिला है, अन्य एलिमेंट कितने मात्रा में मिले हैं। अभी हाल ही में गोपनीयता की चिंताओं को लेकर इटली ने चैट जीपीटी पर प्रतिबंध लगा दिया है, तो इस बात को ध्यान रखेंगे। चैट जीपीटी एलन मस्क की कंपनी है। ओके, आगे चले तो WHO सर्टिफिकेट दिया है अजरबैजान और तजाकिस्तान को मलेरिया फ्री का। मलेरिया फ्री अभी घोषित कर दिया है WHO ने अजरबैजान और ताजिकिस्तान को। WHO की बात करें तो इसकी स्थापना 7 अप्रैल 1948 को हुई थी। ठीक है, आगे चले तो उत्तर प्रदेश सरकार द्वारा शुरू की गई शारदा योजना का संबंध किससे है, ये आपको बताना है। तो इसका सही जवाब है शिक्षा जगत से। ये रिवीजन मैं करा रहा हूँ कल का, ठीक है, इसलिए मैं इसको जल्दी जल्दी बता रहा हूँ। तो उत्तर प्रदेश सरकार द्वारा शुरू की गई शारदा योजना का संबंध शिक्षा जगत से है। ठीक है, आगे चले। इसमें 6 से 14 वर्ष के जो बच्चे हैं उनको फिर से स्कूल आने के लिए प्रेरित करना है, और जो ड्रॉप आउट हैं उनको भी फिर से स्कूल लाना है। मियामी ओपन एक टेनिस टूर्नामेंट है जो 2023 में आयोजित हुआ था। इसको डेनियल मेदवेदेव जी ने जीता है और इनका ये 19वां ATP खिताब हो गया है, और इन्होंने जनिक सिनर यानी कि जो इटली के हैं उनको हराया था। ठीक है, आगे चले। हाल ही में अंतर्राष्ट्रीय मुक्केबाजी संघ का उपाध्यक्ष किसे नियुक्त किया गया है? तो इसका सही जवाब है अजय सिंह को अंतर्राष्ट्रीय मुक्केबाजी संघ का उपाध्यक्ष नियुक्त किया गया। और जो अजय बंगा हैं वो वर्ल्ड बैंक के अध्यक्ष नियुक्त हुए हैं, इस बात का भी थोड़ा सा ध्यान रखेंगे। आगे चले। नाटो की स्थापना क्या 1949 में हुई थी? सही है। नाटो का 31वां सदस्य क्या ईरान था? गलत है, क्योंकि 31वां जो सदस्य बना है नाटो का वो फिनलैंड है। ठीक है, फिनलैंड अभी हाल ही में 31वां सदस्य बना है नाटो का। ओके, और ईरान की अगर बात करें तो ईरान जो है 9वां सदस्य बना है एससीओ का, यानी कि एससीओ यानी शंघाई कॉरपोरेशन ऑर्गेनाइजेशन है, उसका 9वां सदस्य ईरान बना है। बायोटेक किसान कार्यक्रम के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सत्य है, ये आपको बताना है। क्या इसका पूरा नाम बायोटेक कृषि इनोवेशन साइंस एप्लीकेशन नेटवर्क है? तो ये सही है। इसकी शुरुआत क्या 2007 में की गई थी? तो ये भी सही है, यानी कि A और B दोनों सही है, यानी 1 और 2 दोनों सही है। ऑप्शन सी इसका सही जवाब होगा। ठीक है, बायोटेक क्या होता है? इसमें बायोटेक के माध्यम से कैसे कृषि की जाती है, किसानों को इससे कैसे लाभ होगा, यही सब इसमें सिखाया जाएगा।
हाल ही में कहाँ पर एशिया के सबसे बड़े अंतर्राष्ट्रीय लिक्विड मिरर टेलीस्कोप का उद्घाटन किया गया? तो इसका सही जवाब है उत्तराखंड में ये किया गया है। ठीक है, तो फिलहाल आज के करंट में इतना ही। आज से मैं फिर से रिवीजन वाली सीरीज स्टार्ट करूँगा। ठीक है, तो अगर वीडियो आपको अच्छी लग रही हो तो लाइक शेयर सब्सक्राइब कर सकते हैं, अपने फ्रेंड्स को शेयर कर सकते हैं। ठीक है, थैंक यू एंड जय हिंद।